साथियों, आज का जो हमारा कंटेंट है वो डिफ्लेशन पर है, यानी मुद्रा संकुचन पर। इससे पूर्व जो व्याख्यान हमारा हुआ था वो इन्फ्लेशन पर था, यानी मुद्रा प्रसार पर हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने मुद्रा प्रसार का अर्थ, उसके कारण, उसके प्रभाव और मुद्रा प्रसार को दूर करने के कौन से उपाय सरकार और देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा किए जाते हैं, उस पर हमने चर्चा की। आज हम मुद्रा संकुचन पर चर्चा करेंगे। देखिए, मुद्रा संकुचन मुद्रा प्रसार की विपरीत अवस्था है या विपरीत स्थिति है, जिसमें मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ता है और जो है वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य है वो गिर जाता है। मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, वस्तु और सेवाओं का मूल्य गिर जाता है। यानी हम सामान्य शब्दों में कहें, मुद्रा संकुचन, जिसको मुद्रा अपस्फीति भी कहा जाता है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें उत्पादन की तुलना में मुद्रा की मात्रा कम होती है, उसे मुद्रा संकुचन कहा जाता है। हम सामान्य शब्दों में कहें तो ये कहेंगे, एक मुद्रा संकुचन एक ऐसी अवस्था का प्रतीक है जिसमें वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य, जिसको आप सामान्य कीमत स्तर कहते हैं, वो घट जाता है और मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, यानी परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, वो बढ़ जाती है। मुद्रा संकुचन को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, जिसमें क्राउथर ने लिखा है कि डिफ्लेशन इज दैट सिचुएशन वेयर प्राइस ऑफ मनी इंक्रीज, दैट इज प्राइस डिक्रीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी एक ऐसी स्थिति मुद्रा संकुचन कहलाती है जिसमें जो है मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो गिर जाता है। उसी प्रकार पीगो ने लिखा है कि डिफ्लेशन इज दैट सिचुएशन वेयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज हायर देन द मनी सप्लाई। यानी वो अवस्था जिसमें उत्पादन की तुलना में जो है मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में क्या होती है, कम होती है। यानी इसमें उत्पादन जो है की तुलना में मनी सप्लाई जो है वो कम होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, मुद्रा संकुचन की स्थिति कहलाती है। यानी एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि मुद्रा प्रसार की एक विपरीत अवस्था है। आपने देखा है मुद्रा प्रसार, जिसको स्प्रेड का मतलब था प्रसार, उत्पादन के अनुपात से मुद्रा की मात्रा का अर्थव्यवस्था में ज्यादा होना मुद्रा प्रसार कहलाता है। मुद्रा संकुचन का तात्पर्य है कि यहाँ पर मुद्रा की मात्रा तो रहती है कम, जबकि उसके अनुपात से उत्पादन की मात्रा रहती है ज्यादा। आपको ध्यान होना चाहिए, 1930 में 1930 में जर्मनी में महान मंदी आई थी 1930 में, जिसके अंदर जो है उत्पादन जो है मुद्रा की मात्रा की तुलना में अत्यधिक था, बहुत ज़्यादा था। यानी और ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो परचेजिंग पावर है वो तो बढ़ जाती है मनी की, लेकिन जो जिसकी क्रय शक्ति हम कहते हैं और वस्तु सेवाओं का मूल्य जो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। जिस प्रकार हमने देखा कि मुद्रा प्रसार के क्या कारण हो सकते हैं, उसके ठीक विपरीत कारण मुद्रा संकुचन के होते हैं, जिसमें प्रमुख जो कारण हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। कॉजेज ऑफ डिफ्लेशन, सबसे पहला रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी मुद्रा की मात्रा का कम हो जाना अर्थव्यवस्था में। जब किसी विशेष कारणों से अर्थव्यवस्था में ये कई कारण हो सकते हैं जो है, जिस कारण से सरकार अगर नोट निर्गमन न करे या अन्य किसी कारणों से देश की अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा की मात्रा उत्पादन के अनुपात से अगर कम हो जाए तो वह मुद्रा संकुचन का प्रमुख कारण बनता है। नंबर 2, क्रेडिट कंट्रोल। देखिए, क्रेडिट कंट्रोल की अगर हम बात करें, जिसको आप साख नियंत्रण कहते हैं, ये देश की केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य होता है। और जो है मुद्रा प्रसार की स्थिति की अगर हम बात करें तो अगर सॉफ्ट क्रेडिट पॉलिसी को अगर रिजर्व बैंक के द्वारा अपना रखा है, यानी सस्ती साख नीति को अगर अपना रखा है, तो ऐसी स्थिति में लोग ज़्यादा मात्रा में मनी लेते हैं। लेकिन अगर जो है देश का केंद्रीय बैंक एक टफ क्रेडिट पॉलिसी को अपनाए, यानी क्रेडिट कंट्रोल को टफ करने के लिए ब्याज दर वगैरह बढ़ा दे, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि जो लोग हैं ऋण की मांग करने वाले लोग कम हो जाते हैं और उत्पादन के अनुपात से मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में कम हो जाती है, जो मुद्रा संकुचन का कारण बनती है। नंबर 3, इंक्रीज इन टैक्स एंड पब्लिक डेट। अगर सरकार के द्वारा पुराने करों की दरों में वृद्धि कर दी जाए
या नए कर लगा दिए जाएं तो ऐसी स्थिति में जो है मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि कर अधिक लगाने से या पुराने करों की दरों में वृद्धि करने से लोगों की क्रय शक्ति सरकार छीन लेती है और लोगों के पास मुद्रा की कमी हो जाने के कारण से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति नहीं बढ़ पाती है। उसी प्रकार पब्लिक डेट यानी सरकार जनता से ऋण ले ले, अपने बॉन्ड वगैरह जारी कर दे, किसी प्रकार के विकास पत्र वगैरह जारी करके भी उनकी क्रय शक्ति को छीन सकती है। नंबर 4 है इंक्रीज इन आउटपुट, यानी उत्पादन अगर अधिक मात्रा में बढ़ जाए, सरकार की औद्योगिक नीति इस प्रकार की हो जिसके अंदर उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, उत्पादन अनुपात से ज़्यादा हो जाए, मांग से ज़्यादा हो जाए, तो वो भी मुद्रा संकुचन का कारण बनता है, क्योंकि उत्पादन की अधिकता होने के कारण से जो है उत्पादन अधिक बढ़ जाएगा, वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, जबकि मुद्रा की पूर्ति जो है उसके अनुपात से कम रह जाती है। दोनों में इम्बैलेंस होने के कारण से मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर सरकार जो है अपने सार्वजनिक व्यय में, सरकारी व्यय में अगर कटौती कर दे, कम कर दे, बिल्कुल मितव्ययी होकर वो खर्च करे, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं आएगा। सरकार अपने विकास कार्यों पर भी कम खर्च कर रही है और जब उसके कारण से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घट सकती है। उसके बाद एक्सेस सेविंग, देखिए सेविंग करना जो है एक अच्छी हैबिट माना जाता है, लेकिन अगर देश की जनता अपनी आय का अनुपात जो रखा गया है और उसके अनुपात से जो सेविंग का अनुपात है उस अनुपात को अगर बढ़ा दे और उसके कारण से अधिक मात्रा में अगर जो है बचत करना प्रारंभ कर दे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति घट जाती है, जिसके कारण से मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब बात आती है कि व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ दिस इन्फ्लेशन, यानी मुद्रा संकुचन जो है उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा मुद्रा प्रसार में, कि मुद्रा प्रसार में भी हमने समाज के अलग अलग वर्गों पर इसका क्या प्रभाव है उसकी हमने व्याख्या की, अन्य क्या प्रभाव हो सकते हैं उसकी हमने व्याख्या की, और सोशली पॉलिटिकल एंड मॉरल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, यानी उसके सामाजिक, राजनीतिक जो है उसके और नैतिक क्या प्रभाव हो सकते हैं उसकी हमने चर्चा की थी। सेम वही प्रभाव मुद्रा संकुचन की स्थिति में भी होते हैं, लेकिन ये प्रभाव अलग प्रकार से बदल जाते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि मुद्रा प्रसार की स्थिति में व्यवसायियों को, उद्योगपतियों को लाभ होता है, जबकि इसके अंदर कुछ विपरीत स्थिति आ जाती है जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। अगर हम समाज के विभिन्न वर्गों की बात करें तो समाज के विभिन्न वर्ग, उत्पादक, व्यवसायकर्ता जो है, आपके निवेशक, आपके मजदूर, आपके जो है काम करने वाले जो लोग हैं, क्रेता, विक्रेता, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स जिसको आप कह सकते हैं वो हो सकते हैं, और उसके साथ में उपभोक्ता हो सकते हैं। ये समाज के अलग अलग वर्ग माने जाते हैं और इन पर जो इम्पैक्ट आता है वो अलग अलग प्रकार से आता है। और इसमें देखिए, अगर हम प्रोड्यूसर एंड बिजनेसमैन की बात करें, उत्पादक और व्यवसायकर्ता की बात करें, तो मुद्रा संकुचन से जो है उत्पादक और व्यवसायकर्ता पर क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि इस मुद्रा संकुचन की स्थिति में बाजार में वस्तुओं की कीमतें लगातार घटने लगती है। ऐसी स्थिति में उनको हानि होने के कारण से जो है उनको वस्तुओं का मूल्य पूरा नहीं मिल पाता, इसलिए उनको हानि उठानी पड़ती है। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें इन्वेस्टर्स दो प्रकार के होते हैं, स्थिर आय वाले और अस्थिर आय वाले। मुद्रा संकुचन की स्थिति में स्थिर आय वाले जो उनको तो लाभ होता है, जबकि अस्थिर आय वाले जो वो है, क्योंकि बाजार में मंदी का जब दौर रहता है तो ऐसी स्थिति में उनके लाभ कम हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर मान लो किसी ने शेयर वगैरह परचेज कर रखे हैं और ऐसी स्थिति में तो कंपनियों के द्वारा दिया जाने वाला लाभांश घट जाता है, इसलिए उनको हानि होने लगती है। नंबर 3 जो आता है वो है वर्कर्स और एम्प्लॉय। देखिए, इसमें जो वर्कर्स वगैरह है उनको लाभ होता है, कारण वस्तु सस्ती उपलब्ध हो जाती है बाजार में, जबकि नियोक्ता उनको वेतन वगैरह में कमी नहीं कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में उनको मुद्रा संकुचन की स्थिति में लाभ प्राप्त होने लगता है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की बात करें तो इसके अंदर देनदार और लेनदार जो है, देनदार वो होता है जिसने माल क्रय किया और लेनदार वो होता है जिसने माल का विक्रय किया है। इस स्थिति को अगर हम देखें, जो देनदार है यानी जो देने वाला है उसको जो है लाभ होता है और जो लेनदार है उसको हानि होती है इसके अंदर, क्योंकि जिस समय उसने माल का क्रय किया था उस समय उसकी जो क्रय शक्ति थी वो ज़्यादा थी, और जब वो भुगतान करेगा तो वहाँ पर उसकी जो क्रय शक्ति क्या होती है, कम हुई रहती है। और ऐसी स्थिति में जो है
उसको हानि उठानी पड़ सकती है। अगर हम कंज्यूमर की बात करें, उपभोक्ताओं की बात करें, तो मंदी के काल में उपभोक्ताओं को अधिक लाभ होता है। क्यों लाभ होता है? क्योंकि उनको वस्तुएं और सेवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाती है। अगर हम अन्य प्रभावों को देखें तो इसमें हम अलग अलग देख सकते हैं। इकोनॉमिक इफेक्ट्स अगर देखें, यानी अगर हम इसके आर्थिक प्रभाव देखें तो सबसे पहला इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट बर्डन, यानी सरकार का जो ऋण भार है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने अगर जनता से औरों से अगर ऋण लिया हुआ है और अगर उसका रिपेमेंट सरकार करना चाहती है तो सरकार जिसकी उसमें क्रय शक्ति अधिक बढ़ जाने के कारण से जनता को क्रय शक्ति का अधिक भुगतान करना पड़ता है। नंबर 2, इंक्रीज इन द टैक्स बर्डन, मंदी काल में जो है करों का जो भार है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब सरकार कर लगाती है, अधिक मात्रा में कर जो लगाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है उनको जो करों का भुगतान जो करना पड़ता है, उस स्थिति में उसको अधिक क्रय शक्ति का त्याग करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में करदाताओं को हानि उठानी पड़ती है। नंबर 3 जो इसके अंदर इकोनॉमिक इफेक्ट आता है वो है बेरोजगारी बढ़ जाती है। देखिए, मंदी काल एक बहुत खतरनाक स्थिति होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। यहाँ पर एक डिप्रेशन का एनवायरमेंट